हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टाइम धीरे धीरे दिनों में बदल रहे थे, दिन हफ्तों में बदल रहे थे। इस टाइम में जान और इबो दोनों में लगातार टेक्स्ट मैसेज बढ़ रहे थे, फ़ोन कॉल भी कर रहे थे, किसी भी टॉपिक पर गपशप करना जो उस टाइम उनके दिमाग में आता था। जबकि दोनों अपने बबल में बंद थे, फिर भी ये महसूस नहीं कर रहे थे कि ये उन्हें कहाँ लेके जा रहा था। जैसे ही स्टोरी अनफोल्ड हो रही थी, उनकी क्लोजेस्ट फैमिली और फ्रेंड्स खुशी से साइडलाइन होकर उन्हें देख रहे थे। धीरे धीरे इबो खुद को काम में फिर से शामिल कर लेता है और न्यूसेन इबो के ड्राइवर के रूप में वापस आता है। इबो अदर स्टाफ के साथ अपनी प्रोजेक्ट को डिस्कस करने हफ्ते के कुछ बार स्टूडियो में जाता था और धीरे धीरे डांसिंग स्किल रिगेन कर रहा था। ऐसे ही एक इवेंट पे चैंगशा इबो को ज्वाइन करती है, क्योंकि वीक के एंड में एक साथ वैरायटी शो में दिखने वाले थे। वो यूजुअली कपल डांस परफॉर्म करते थे, क्योंकि ईशा फैन उन एपिसोड की रेटिंग स्काई रॉकेट जैसी होती थी। चैंगशा कहती है, गगा लगता है तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए हो। मैं हार्डली कह सकती हूँ कि तुम इंजर्ड थे। वो अपनी कंपनी में सबसे बेस्ट डांसर था, इसलिए जब वो इंजर्ड हो गया था उसकी मूवमेंट नॉर्मल पीपल के लेवल में कम थी। चैंगशा ने बहुत पहले से ही जानती थी, इसलिए अपने शब्द उसकी खुशी व्यक्त कर रहे थे कि इबो ठीक हो गया है। इबो मुस्कुराता है और नोट करता है। चैंगशा कहती है, गगा तुम भी पहले से ज़्यादा खुश लग रहे हो, जो इबो के साथ बड़ी हुई है। चैंगशा इबो के एक्सप्रेशन में होने वाले कुछ मिनट के चेंज भी डिफरेंट देख सकती थी। चैंगशा ने आज देखा कि इबो के व्यवहार वार्म और ज़्यादा अप्रोचेबल था। उसकी मुस्कान हमेशा से ज़्यादा बार हो रही थी और लंबे टाइम तक भी रह रही थी और कभी कभी उसकी आंखों तक पहुंचती हुई दिख रही थी। चैंगशा अपने इबो में इस चेंज के लिए किसी चीज़ या किसी पर्सन की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती थी। हालांकि वो उस पर इस तरह की एक्सप्रेशन देखकर ग्रेटफुल थी, लेकिन वो हेल्प नहीं कर सकती थी। लेकिन अपनी चेस्ट में बेचैनी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसका कारण वो नहीं थी। बेशक इबो अपने चेंज से बेखबर था, इसलिए चैंगशा ने शब्दों ने उसे पिछले कुछ हफ्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मेमोरीज जब उसे किसी डॉक्टर की इमेज अप्रोच होती है तो थोड़ी देर वो सरप्राइज होता है, लेकिन ऐसी इमेज देखकर वो और भी खुश हुआ। अभी भी इसका मतलब नहीं समझ रहा था। इबो ने अपना दिमाग डांसिंग प्रैक्टिस पर रिफोकस किया। चैंगशा इबो को साइड से देख रही थी और जब उसने देखा कि इबो ने कुछ रियलाइज किया तो वो और भी उत्सुक हो गई। हमेशा की तरह इबो ने उससे कुछ नहीं कहा, ताकि वो सिर्फ अपना फोकस अपने प्रैक्टिस पे कर पाए। जब उसकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, चैंगशा ने अपनी बातचीत फिर से शुरू करना चाहा, लेकिन न्यूसेन डांसिंग रूम में आता है तो चैंगशा रूम से बाहर निकल आती है और न्यूसेन ने इबो को अगले वीक के उसके शेड्यूल के बारे में बताया। न्यूसेन ने बताया कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा 1 मंथ का फॉलोअप है। इबो अपना स्वेट पोंछ रहा था जब इस रिमाइंडर ने उसका पूरा ध्यान खींचा। उसी समय इबो का फोन आने वाले टेक्स्ट मैसेज वाइब्रेट करता है। उसे जानकर का मैसेज आया था, रिमाइंड करने के लिए कि नेक्स्ट मंडे दोपहर 3 बजे तुम्हारा चेकअप है। कुछ हफ्ते तक एक दूसरे को मैसेज भेजने के बाद इबो के मन में आया अपने कांटेक्ट में शाहजहान का नाम चेंज करते हुए जानग करने की इच्छा हुई। इबो लिखता है, थैंक्स जानग, मैं पूरी तरीके से भूल गया था। न्यूसेन पूछता है, इबो तुमने मुझे सुना? जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि इबो मुस्कुराता हुआ फोन को देख रहा था। इंटरेस्टिंग, मैं शर्त लगा सकता हूँ दूसरी पार्टी और डॉक्टर होगा। पुअर न्यूज़ है जिसे पूरी तरीके से इग्नोर किया और इबो
का जवाब देखकर उसे और भी बुरा लगा। इस बच्चे ने जानबूझ के उसे बेकार मैनेजर में चेंज किया है, जो अपने क्लाइंट को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में रिमाइंड भी नहीं करवा सकता है। वैरायटी शो में जिसमें इबो और चैंगशाओ को भाग लेना है, कलात्मक विभिन्न क्षेत्र जैसे फूड डेकोरेशन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, म्यूजिक प्रोड्यूसर पर फोकस है। आज का एपिसोड का थीम था घर में बने लंच बॉक्स। जापान में ये रिसेंटली ट्रेंड आया है जिसमें पेरेंट अपने बच्चों को तरह तरह के खाने के लिए एंकरेज करने के लिए कलरफुल लंच बॉक्स बनाते हैं। ऑफ कोर्स इससे अडल्ट्स भी अट्रैक्ट हुए, जैसे लोग अपने क्रिएशन के बारे में अलग अलग ऑनलाइन पोस्ट में देखा जा सकता है। रिकॉर्डिंग के दौरान गेस्ट में से एक ने मेंशन किया कि कैसे वो पहले प्यार में पड़ गया जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ उसका लंच बॉक्स शेयर किया, क्योंकि वो एक पीरियड के लिए स्कूल मील अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक बार जब उसे अपनी सैलरी मिली तो उसने एक डेब्ट रिपे करने का डिसाइड किया और साथ ही उसका लंच बॉक्स बनाकर उसे चेस किया। एक होस्ट ने कमेंट किया कि सब कहते हैं एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। चैंगशाओ अग्री होते हुए नोट करती है। होस्ट ने एक अच्छा मौका देख के पूछा, चैंगशाओ क्या तुमने पहले इबो के लिए लंच बॉक्स बनाया है? ज़्यादातर लोग पहले से जानते थे कि इबो और चैंगशाओ साथ में ही ग्रो अप हुए हैं। होस्ट को डेफिनेटली पता होगा ईशाओ शिप के बारे में और फैंस के लिए एक कैंडी मूवमेंट के रूप में देखा। चैंगशाओ के चेहरे पे चमक आ गई। वो जवाब देने के लिए कतरा रही थी क्योंकि उसने प्राइमरी ईयर के दौरान इबो को लंच बॉक्स देने का अटेम्प्ट किया था। हालांकि वो फूड प्रॉपर कुक नहीं कर पाई या इबो ने उसे ये कहते हुए दूर किया कि इट्स ऑलराइट, मेरे पास फूड है। इबो ने चैंगशाओ की खामोशी पर ध्यान दिया, इसलिए उसने उसके लिए जवाब देने का फैसला किया और कहा उसने किया। चैंगशाओ ने इबो को सुना और हैरान हो गई, इसलिए नहीं कि उसने उसकी बात की बल्कि इसलिए कि उसने मान लिया था कि ये इम्पोर्टेंट लेस घटना है। इससे वो बहुत खुश हुई। सवाल और जवाब के अगले सेट तक होस्ट ने फिर पूछा, ओह कैसा था टेस्ट? क्या उसने तुम्हारा हार्ट वार्म हो गया? इबो जवाब देता है, नहीं मैंने वो खाया नहीं था क्योंकि मेरे पास पहले से मेरा खाना था। होस्ट के चेहरे पे एक ब्लैंक लाइन दिखती है लेकिन वो जल्दी से गायब हो गई क्योंकि वो प्रोफेशनल और हर कोई अच्छे से जानता था कि इबो ऐसे पलों को कैसे खत्म कर देता है। एक आदमी रोमांस नहीं जानता था अगर ये उसे ऐसे खत्म कर देता है। एक बार शूटिंग खत्म होने के बाद इबो, चैंगशाओ और उनके मैनेजर एक साथ पार्किंग की ओर जा रहे थे। चैंगशाओ ने ऐसे निजी पलों को एक लकी चार्म की तरह पकड़ लिया और अपने और इबो के बीच और दे बनाने की पूरी कोशिश की। और शो के विभिन्न पलों पर चर्चा की, ये व्यक्त करते हुए कि वो कितने इंटरेस्टिंग और सिली थे। इस विषय को भी उठाया कि कैसे होस्ट और फैंस ईशाओ के रिश्ते को तेज करने की कोशिश कर रहे थे कि उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ गपशप के रूप में उसे देखती है। उसके टोन से क्लियरली हिंट दे रही थी कि वो रूमर को अप्रूवर दे रही थी, जबकि इबो को इस तरह की कपटपूर्ण हरकतों से दूर रखा गया था। इबो मर्सीलेसली कमेंट करता है जैसे कोई बात नहीं, अन्य सभी की तरह बस बेसलेस रूमर है। चैंगशाओ पैर में ब्लाइंड नहीं थी और फैक्ट को इग्नोर करती है कि इबो का हार्ट पहले कभी मूव नहीं हुआ। ये भी जानती थी कि इबो उसे सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड या यहाँ तक कि यंगर सिस्टर के रूप में देखता है। हालांकि तुम किसी पर्सन को उम्मीद रखने और किसी का प्यार पाने के लिए हार्ड वर्क करने से नहीं रोक सकते थे। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी इस तरीके के एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देने और चैंगशाओ के किसी भी होप को क्रश करने के
नाते इबो एक रूथलेस किलर हो सकता है। न्यूसन ने चैंगशाओ को कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था कि उसके इस तरह पीसेस हो जाए। इबो, तुम्हें लड़कियों के साथ डेलिकेट ट्रीट करना चाहिए, तुम्हें लोगों को जेंटली ट्रीट करना चाहिए। अजीब माहौल को महसूस करते हुए न्यूसन उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और चुपके से सिचैन को टेक्स्ट किया। उसमें लिखा, एक बार फिर तुम्हारे लिटिल ब्रदर ने चैंगशाओ को कोल्डली और हार्टलेसली रिजेक्ट कर दिया। चारों साइलेंटली चल रहे थे जब क्वाइट फ्लूट मेलेडी का साउंड आता है। इबो ने तुरंत अपना फोन निकाला, जैसे वो मैसेज का वेट कर रहा हो। उस मोमेंट से जब तक वो अपने व्हीकल तक पहुंचे, इबो का ध्यान अपने टेक्स्ट भेजने वाले पर ही था। चैंगशाओ ने इबो के साथ चलते हुए उसकी आंखों में चमक और चेहरे पे एक्सप्रेशन में सॉफ्टनेस देख पा रही थी। इससे उसे दूसरे दिन की याद दिलाई जब एक मैसेज मिलने पर उसके एक्सप्रेशन में चेंज आया था। क्या वो सेम पर्सन है? चैंगशाओ कहती है, गगा तुम किससे बात कर रहे हो जो तुम्हें इतना खुश कर रहा है? वो क्यूरियस साउंड करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन न्यूसन उसके टोन में दबी हुई जेलेसी सुन पा रहा था। चैंगशाओ के सवाल से इबो रियलिटी में वापस आता है। वो अपना फोन वापस पॉकेट में रखता हुआ जवाब देता है, बस कोई। फिर उसे गुड बाय कहते हुए अलग रास्ते गए। जेलेसी के फीलिंग के कारण उसकी आंखें काली हो गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद को चलने के लिए मजबूर कर दिया। कार में वो अपने आप से सवाल करने से नहीं रोक सकती कि वो दूसरा पर्सन कौन है, वो उसे कहाँ मिला इतनी देर से और वो कैसा दिखता है, वो मुझे ऐसा क्यों नहीं देखता। जब उसे रियलाइज हुआ उसके विचार उसे मेंटल बना रहे हैं, तो उसने खुद को शांत करने के लिए डीप ब्रेथ ली। चैंगशाओ ने अपना फोन निकाला और अपने फादर के असिस्टेंट को फोन किया। उसने दूसरे पर्सन की प्रोफाइल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। प्यार इंसान को बदल देता है। जब ये उसके फेवर में होता है तो ये वार्म और हैप्पीनेस क्रिएट करती है। जब ये उसके अगेंस्ट होता है तो ये अराजकता और पागलपन क्रिएट करता है। हर कोई प्यार करना चाहता है, लेकिन सभी को प्यार नहीं मिलता। दर्द कम करने के लिए उसे एक्सेप्ट करना और जाने देना सबसे अच्छा ऑप्शन है। हालांकि जेलेसी हमें इस रास्ते से ब्लाइंड कर देती है, क्योंकि हम एक गड्ढा खोदते हैं जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। अगले कुछ दिन तड़प के गुजर रहे, क्योंकि इबो को आश्चर्य हो रहा था कि टाइम इतने धीमे गति से क्यों गुजर रहा है। इससे पहले इबो और जहान के मैसेज के लिए लगातार अपने फोन की जांच कर रहा था। अब वो ये देखने के लिए जांच कर रहा था कि दिन खत्म होने के लिए कितना देर है। लाइफ की स्पीड नॉर्मल होने का एकमात्र मोमेंट था जब जहान ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया अपने रेगुलर मैसेज और फोन कॉल से। ये बिल्कुल क्लियर था कि उनकी रिलेशनशिप अब डॉक्टर और पेशेंट की नहीं रही थी। कुछ भी हो, वो कांटेक्ट में रहने के बहाने के रूप में इसका एक्सक्यूज कर रहे थे। फॉलो के दिन इबो हर स्टेप में लिटिल स्प्रिंग लेकर घर से बाहर निकला और अपने चेहरे पे एक बहुत ही ऑब्वियस स्माइल थी। मैंगिया को अपनी हंसी रोकनी पड़ी, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके डियर हस्बैंड ने डेटिंग शुरू करने से पहले ऐसा ही किया था। हॉस्पिटल के कुछ ब्लॉक की दूरी पर इबो ने अपने केयरिंग डॉक्टर के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए एक बेकरी के पास रुकता है। जब वो डोर तक पहुंच गया तो वो अपने चेहरे पे मास्क और कैप से ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। फ्रंट स्टाफ इबो के लिए सस्पेक्शन फील कर रही थी और उसे अप्रोच करने के लिए संकोच कर रही थी। कहती है, हेलो सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? इबो ने उसकी तरफ देखा और केक को देखता हुआ कहता है, गिफ्ट। वो इबो की रूखे एटीट्यूड के बाद कहती है, क्या ये एक फ्रेंड
फैमिली और लवर के लिए है? उसने आश्चर्य करते हुए पूछा। कौन इस अजीब गरीब को डेट करने के लिए इतना ब्रेव था? जब उसने आखिर शब्द सुना तो इबो केक का इवैल्यूएशन पर फोकस था। ये सुनकर अजीब लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे इसे डिनाई करने की जरूरत है, जैसे वो आमतौर पर करता है, लेकिन वो इसे हेट नहीं करता। सर, जब इबो ने उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा था तो वो लेडी अपनी आवाज उठा लेती है। इस पर्सन में मैं ये 2 केक और एक ग्रीन टी लूंगा। इबो के इस तरह का स्पष्ट रूप में जवाब दिया जैसे उसकी गुस्से का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेडी ने अपने सस्पेक्ट रूड आदमी को शॉप से बाहर निकालने के लिए ग्रेट स्पीड से ऑर्डर तैयार किया। अगर सिर्फ उसे ये एहसास होता कि मास्क के पीछे कौन छुपा है तो वह इबो को शॉप में ही बंद कर देती और उसे अपनी निगाह से उसे फ्रीज करने देती। जहान पिछले कुछ हफ्तों से बिजी था क्योंकि उसके पेशेंट को तब से रीशेड्यूल करना पड़ा जब वो वीआईपी फ्लोर कवर कर रहा था। उसके लिए अपने टास्क को पूरा करने के लिए दिन में पर्याप्त घंटे नहीं थे। उसके पीसफुल मूवमेंट रात की बातचीत थी जो उसने इबो के साथ की थी, क्योंकि इससे उसके विचार मेडिकल दुनिया से दूर हो जाते थे। जहान हॉस्पिटल की सेटिंग से परे शायद ही कभी अपने पेशेंट के साथ बातचीत करता था, इसलिए उसे यह महसूस करना अजीब लग रहा था कि वो इबो के साथ अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। वास्तव में ये उसके दिमाग में तभी आया जब उसे याद दिलाया गया इबो उसका पेशेंट है। हालांकि अभी केवल 1 महीने ही हुआ है, लेकिन ऐसा जरूर लगा कि एक दूसरे को वो लंबे समय से जानते हैं। रैंकिंग ने जहान को विस्पर किया, जब वांगजी आ रहा है तो डे ड्रीम क्यों देखना? ये सुनकर वो रियलिटी में वापस आया और उसके एयर रेड हो गए थे, जिससे वैंकिंग पीसफुल ऑफिस में जोर से हंस पड़े। जब जहान ने उसके स्टाफ और पेशेंट को उनकी तरफ देखते हुए देखा तो वो और भी ज्यादा एम्बेरेस फील हुआ। जहान ने धीरे से कहा, वो सिर्फ एक फॉलोअप है। शरारती वैंकिंग ने जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है, तुम इसे सही ठहराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जहान टेबल टर्न करने की ट्राई कर रहा था। जहान ने वापस बहस करने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो साइन किया और हार मान कर चला गया। वैंकिंग ने अपनी विक्ट्री के लिए प्राउड स्माइल करती है और वेनिंग उसे थम्स अप देता है जब इबो अपने गिफ्ट के साथ आता है। जहान ग्रेटफुल था कि वैंकिंग एक पेशेंट के साथ है, जब तक उसे याद नहीं आया कि वेनिंग उसका पर्सनल नर्स था। जहान सिर्फ इतना कर सकता था कि वेनिंग को वार्निंग दे सकता था कि वो वैंकिंग को यहाँ से दूर रखे। वो आपस में भाई हो सकते हैं, लेकिन वैंकिंग जनरल थी। जब जहान रूम में आता है तो इबो और जहान साथ में ग्रीट करते, हेलो। वैनिंग अब रूम में नहीं था क्योंकि वो एक स्मार्ट पर्सन था जिसे पिछले एक्सपीरियंस से सीखा था जहान को उनकी अपनी दुनिया में छोड़ दे। उनके ग्रीटिंग के बाद एक ऑकवर्ड पॉज था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या पूछना है या क्या कहना चाहिए या क्या कहना है। उनकी डेली बातचीत से जहान को पहले से ही पता था कि इबो की हेल्थ स्टेट क्या है। फिजिकल एग्जाम के अलावा चेकअप के लिए रियलिटी में इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। रिफ्लेक्टिव अपनी नोज को रब किया और आईज कांटेक्ट अवॉइड करता हुआ उनके इस बात पर विचार किया कि साइलेंट को कैसे तोड़े। प्रोफेशनल डॉक्टर होने के नाते जहान ने इबो के पास जाने और उस पर हाथ रखने की हिम्मत जुटाई। शायद ये साइलेंट के कारण था या शायद ये इसलिए था क्योंकि वो एक दूसरे को अधिक जानते थे, लेकिन वो दोनों फिजिकल कांटेक्ट के बारे में पहले से अधिक आत्म जागरूक थे। हर टच के साथ टिंगलिंग सेंसेशन तेज हो रही थी और साथ ही बेकाबू फ्लैश भी।
जब तक जान ने इबो के दिल की बात सुनी, वो ये नहीं बता सकता था कि इबो की धड़कन तेज और तेज हो रही थी या वो अपनी दिल की धड़कन सुन रहा था। इबो हर गुजरते पल के साथ और भी आत्म जागरूक हो रहा था और अब और साइलेंट को संभाल नहीं सकता था। इसलिए उसने कहा, क्या तुम डिनर के लिए अवेलेबल हो? जबकि इबो को रियलाइज हुआ कि अब उसने क्या कहा। जान ने उसे एक हिरन की तरह देखा जो हेडलाइट में फंस गया हो, क्योंकि उसके पास अभी भी अपना टेलीस्कोप लगा हुआ था। बहस करे या प्रिटेंड करे कि उसने इबो की बात नहीं सुनी, शायद उसने इसे गलत सुना। मैंने डेफिनेटली गलत सुना है। जान ने धीरे से अपना टेलीस्कोप हटाया और धीरे से पूछा, सॉरी, तुमने क्या पूछा? इबो ने कुछ बार ब्लिंक किया और दूर देखा। रूम में प्रेशर बढ़ रहा था। उसने अपने सवाल दोहराते हुए प्रत्येक शब्द का उच्चार धीमे स्वर में किया, क्या तुम डिनर के लिए अवेलेबल हो? अपना सेंटेंस पूरा करने के बाद इबो ने पीछे मुड़कर जान को देखा और अपने रिक्वेस्ट को जस्टिफाई करने की ट्राई किया। थैंक यू के रूप में मैं इस मंथ अपनी हेल्प के लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। जान ने उसकी फेक एक्सक्यूज पर हंसना चाहता था, लेकिन उस अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि उसे मूड लाइट करना था। तो इसलिए उसने कहा, तुमने पहले से ही मेरे लिए कुछ ट्रीट लाए हो? इबो जान को इंटरफेयर करता हुआ कहता है, मैं आज से पहले तुम्हें डिनर के लिए बाहर लेके जाने का प्लान बना रहा था ताकि अभी भी किया जा सके। जान और खुद को मनाने के लिए इबो ने कहा, एक साधारण प्रोफेशनल डिनर है, बस इतना ही और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि दोनों को पता था कि इबो की हालत आज से पहले ही कितनी अच्छी थी। विजिट के आखिरी कुछ मिनट अगले डिनर डेट के सही ठहराने की कोशिश में बीत गए थे। एक बार टाइम सेट होने के बाद कॉम्प्लीमेंट सेंस के साथ ऑफिस छोड़ दिया, जबकि जान जो कुछ हुआ उस पर अभी भी चकित था। वैंकिंग अपनी पेशेंट के रूम से बाहर निकली और जान के ऑफिस के डोर को घूर रही। आखिरकार उसने देखा कि वो इबो को इवैल्यूएट कर रहा था। तो अब वो किस बारे में डे ड्रीम देख रहा था? वैंकिंग टीज करते हुए कहती है, क्या तुम उसे अभी से मिस कर रहे हो? जान स्टोन फेस के साथ वैंकिंग के तरफ मुड़ा। उसने सवाल के नजर अंदाज करते हुए कहा, उसने मुझे डिनर के लिए बाहर जाने के लिए पूछा है। उसके टोन में एक सिंपल फैक्ट को क्वेश्चनिंग हिंट के साथ पोर्ट्रे किया। शायद वैंकिंग से उसे सिचुएशन क्लेरिफाई करने की होप कर रहा था। वैंकिंग की आंखें बड़ी हो जाती है और पूछती है, उसने क्या? जान बेबसी से जवाब देता है कि डिनर, थैंक यू डिनर। वैंकिंग जान को सिर से पैर तक देखती हुए मजाक उड़ाते हुए कहती है, मेरे नॉर्मल पेशेंट से डिफरेंट नहीं, माय एक्स। जान ने दोहराया, उसने कहा है कि ये सिर्फ थैंक यू डिनर है। वैंकिंग ने कहा, हाँ थैंक यू डिनर, और अपना हाथ जान के चेस्ट पे रखते हैं और फिर हंस पड़े। जान ने अपनी आंखें घुमाई और उस क्रेजी पर्सन से दूर जाना चाहता था। वैनिंग के पास आने पर वो रुक गया। इबो कार की ओर जा रहा। जब उसने महसूस किया कि उन्होंने लोकेशन सेट नहीं किया है तो वो सोचता है क्योंकि वो अभी भी बिल्डिंग में ही था, इसलिए वो पर्सनली जान से पूछ सकता था। जब वो इंटरनल मेडिसिन के ऑफिस के पास था तो उसे विंडो से दिखा कि जान एक व्हाइट कोट लेडी के साथ बातचीत कर रहा था। उसने देखा कि कलीग्स के लिए अब नॉर्मली पास खड़े थे और वो अनईजी फील करता है। जब उसने उसे जान के चेस्ट पे टच करते हुए देखा तो भावना और भी तेज हो गई। उसने देखा जान ने उसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया। ये लेडी कौन है? अनईजीनेस फीलिंग में डूबा हुआ कुछ और डिस्क्राइब नहीं कर सका।
इबो मूड जाता है। इबो ये भूल गया था कि वो हॉस्पिटल में क्यों लौटा था। आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म करें। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, और ये फैन फिक्शन आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।